कबीर के बारे में एक बात कहता है कबीर की जो कविताएं थी या कहानियाँ हुआ करती थी वो कुछ अलग तरीके के हुआ करते थे। कहता है कि द अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर आर द नेम ऑफ गॉड। कबीर ने कहा कि जो भगवान है, भगवान के नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सारे भगवान एक ही होते हैं। नाम अलग होने से भगवान अलग नहीं होता, यह उनके द्वारा कहा गया। जैसे कि उन्होंने भगवान को कई सारे नामों से उन्होंने पुकारा, जैसे कि उन्होंने द्वारा कहा गया अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर के नाम से पुकारा गया भगवान को। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कबीर ने किन किन को भगवान के नाम की जगह पर इंक्लूड किया गया है या फिर उन्होंने के द्वारा ये शामिल किया है, ये आपसे पूछ सकता है इसके बारे में। थोड़ा सा आप इसे पढ़ लेंगे एक बार, ताकि यदि क्वेश्चन आता भी है तो आप बना सके कबीर के बारे में। तो देखो कहता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कबीर ने वेदांतिक परंपरा से लिए गए शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे अकलस, निराकार, ब्राह्मण, आत्मन। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? कबीर ने, आपको पता होना चाहिए, जो कबीर थे वो कहा करते थे कि जो भगवान होता है ना, भगवान दिखाई नहीं किसी को पड़ता है। और जो इनके द्वारा इस प्रकार के जो शब्द इस्तेमाल किए गए कि ये किन्हें दिखाई नहीं पड़ता है, ये जो दिखाई नहीं पड़ता है ना, इसके लिए इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है निराकार, अदृश्य, ब्राह्मण और आत्मन। देखिए सभी चीज़ें किसी को दिखाई नहीं पड़ती, बस हम अनुभव कर पाते हैं, यही बात इनके द्वारा कहा गया। इसी को अदर टर्म में यदि बात करते हैं तो कबीर के द्वारा इसे रहस्यमय संकेतक वाले शब्द कहे गए हैं। अर्थात इनके द्वारा ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया था ऊपर, ये एक टाइप का संकेत देता है, ध्वनि या शून्य यौगिक परंपराओं से लिया गया। मतलब कि ये जो शब्द इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया यह एक यौगिक है, अर्थात ये योग मुद्रा से प्राप्त होती है, इनके द्वारा ये कहा गया। इन्होंने कहा नाम सहित जिक्र और इश्क की सूफी अवधारणा सिमरन और भगवान के नाम से जुड़ा रहता है। तो आपको पता होगा यहाँ पर कि हम लोग भगवान के नाम को जाप करते रहते हैं लगातार, हे राम हे राम हे राम, राम 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 राम, हम जाप करते रहते हैं। तो ये जो हम जाप करते हैं ये क्या है? यह एक्चुअल में हम किसी भगवान के नाम को बार बार रिपीट कर रहे हैं। जो हम बार बार रिपीट करते हैं उन्हीं को कहते हैं सिमरन करना, भगवान के नाम का स्मरण करना कहलाता है। और जो कबीर हुआ करते थे उनके द्वारा भी इसी बात को प्रमोट किया गया। इसीलिए वो बाद में कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु एंड सतगुरु। वो कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है हमारे पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर, वह गुरु है और वही सत्य है, वही सही है। इनके द्वारा जो भावनाओं को प्रमोट किया गया वो धर्मनिरपेक्ष अर्थात सेकुलर फीलिंग को प्रमोट किया, सेकुलर। इनके द्वारा किसी भी धर्म को ना तो बढ़ावा दिया गया, ना ही प्रमोट किया गया, और ना ही उनके समर्थन के अंदर इन्होंने किसी भी चीज़ को प्रमोट किया, बढ़ावा दिया। कहता है कि अनेकता में एकता इस दर्शन की आधारशिला है। यदि आप कबीरदास की वाणी को देखेंगे तो कहा जाता है कि जो कबीरदास थे, कबीरदास का यदि आप जीवन परिचय के बारे में पढ़ने का काम करेंगे तो जीवन परिचय इनका काफ़ी कठोर और अलग किस्म का देखने को मिल जाता है। ये पैदा तो होते हैं किसी और धर्म में, लेकिन इनका लालन पालन किसी और धर्म में होता है, और मरने के बाद इनके जो अस्थियां होती है उनको भी उनके द्वारा दोनों ही अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। इसमें लास्ट पॉइंट में कहता है कि मानवता से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये इनके द्वारा कहा गया एक टाइप का कटु सत्य वचन कहा गया। इनके द्वारा कहा गया कि जो मानवता है वो सबसे बड़ा है और उससे बड़ा और कुछ भी नहीं होता है। इसमें वो आगे कहते हैं कि कोई भी विचारधारा प्रेम और भाईचारे के सिद्धांतों से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब जो विचारधारा दी जाती है वो प्रेम से बहुत बड़ा नहीं हो सकता,
और इसी को उनके द्वारा आधार माना गया और इसी के आधार पर उन्होंने बड़ी मात्रा में से फैलाया। कहता जाति, धर्म और पहचान के नाम पर सभी प्रकार के उत्पीड़न पर रोक लगाया गया। कई बार समाज में देखा जाता है कि कुछ लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, भगा देते हैं। तो ये उनके द्वारा ख़त्म किया गया और ये इनके द्वारा कहा गया कि ये एक्चुअल में समाज की बुराइयां हैं जिन्हें ख़त्म करना समाज की जिम्मेदारी मानी जाती है और इसमें इनके द्वारा महत्वपूर्ण रोल अपनाया गया था। तो ये थे इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। कोई डाउट यहाँ तक आपको? नो सर। तो मैं समझ में आ रहा है पूरा पूरा पॉइंट ये। अब थोड़ा सा मैप देख लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे थोड़ा सा और आ जाए। सर आपने कोमल का सीयूटी का फॉर्म भरा था? अभी भरा नहीं है। अच्छा ठीक है। अभी भरने के लिए कह रही, भरा नहीं अभी मैंने। देखो तुम्हारा मैप में क्वेश्चन आ रखा है राखी गढ़ी। बताना है आपको कि राखी गढ़ी जो है वो विकसित हड़प्पा पूरा स्थल। तो बताना है कि राखी गढ़ी जो है वो एक्चुअली पहले है कहाँ। क्या आपको पता है राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा। राखी गढ़ी हरियाणा में है। थोड़ा सा इसके मैप में देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि राखी गढ़ी मैप में कहाँ पर होगा। इसमें भर रखा है पहले से ही, बस ध्यान देना है आपको। देखो ये हमारे पास राखी गढ़ी हरियाणा वाले पार्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट में कहते हैं हमारे पास कि आगरा 1585 में मुगलों की राजधानी शहर थी। तो जो आगरा है वो कहाँ पर है? तो कहता है जो आगरा है वो एक्चुअल में उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और ये उस समय मुगलों की राजधानी हुआ करती थी। ये है आपका आगरा। अगला कुछ और भी क्वेश्चन है क्या हमारे पास? तो थर्ड कहता है हमारे पास, ये तो हो गया और राखी गढ़ी हो गया, ये भी हो गया हमारे पास। हाँ आपके पास ना मैप में, इसमें मैप दिया नहीं गया है लेकिन आपके पास मैप में कुछ पॉइंट पहले से इंडिकेट होंगे, जैसे कि ए, बी और सी पॉइंट। जो ए पॉइंट है वो कौन सी जगह थी? तो आपको पता है कि जो ए पॉइंट है वह चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। तो जो चौरी चौरा हुआ था वो कब हुआ था पता है आपको? ये जो चौरी चौरा का जो हत्याकांड किया गया था ये कब हुआ था? कुछ पता तुम्हें इसके बारे में ताली? ये जो हुआ था वो 1920 में हुआ था, सॉरी 1922 में किया गया था चौरी चौरा मूवमेंट, 5 फरवरी 1922। और इसमें 22 पुलिस कर्मियों को मारा गया था जिसके कारण गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था। इसमें देखो कहता है हमारे पास जो बी पॉइंट है वो अमृतसर है और यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ पर लोगों को बड़ी मात्रा में मारा गया था। तो ये जो मारने का काम किया गया था वो जनरल डायर ने इसको मारा था। तो बात यहाँ पर यह आती है, क्वेश्चन यह आता है कि जो यहाँ पर जलियांवाला बाग मूवमेंट हुआ था वो कब हुआ था, सन कौन सा था उस समय? पता है तुम्हें इसके बारे में? देखो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था यह 1919 में हुआ था। थोड़ा मैं इस पर लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी मार्कर नहीं मेरे पास लिखने वाला। तो ये 1919 के टाइम में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और इसमें जनरल ओ डायर था यहाँ पर जिसने इस पूरे इलाके पे गोली चलाई थी। इसके बाद आपके पास जो सी पॉइंट है उसका नाम है बॉम्बे। तो एक्चुअल में जो बॉम्बे पॉइंट है वो बॉम्बे इसमें क्यों फेमस था, किसके लिए फेमस था? तो पता है आपको कि जो बॉम्बे था ये बॉम्बे जब हमारे भारत में पूरे वर्ल्ड में कॉटन का शॉर्टेज हो चुका था तो भारत से कॉटन इसी जगह से बाहर जाने का काम हो रहा था। तो बॉम्बे का नाम इसलिए लिया गया ताकि यहाँ से बड़ी मात्रा में जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो लगातार डेवलप हो रही थी। तो इसके लिए इसको बनाया गया था। क्या आपको समझ में आया सारे पॉइंट ये? यस सर। थोड़ा सा अब तो हमारे पास यहाँ पे मैप नहीं है, थोड़े आपके लॉन्ग क्वेश्चन देख लो एक बार। लॉन्ग क्वेश्चन में
आपका मुगल, ये क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा मुगलों वाला। सुलह कुल की नीति, ये भी नहीं आ रही आपके साथ। सुलह कुल, हाँ ये नहीं आ रहा आपके पास। क्वेश्चन आपके पास ये दोनों आएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जिसमें पूछा गया आपका कि गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद को परिवर्तित कर दिया, इस कथन के फेवर में आपको अपनी बातें रखनी है। और 1930 के नमक यात्रा के दौरान इस कथन को आपको स्पष्ट करना है कि उन्होंने गांधी जी को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया। तो आपको पता है कि गांधी जी के द्वारा 1930 में जो मार्च किया गया था, उस मार्च का नाम क्या था? उसका नाम पता आपको? उसका नाम था डांडी मार्च था। और डांडी मार्च जो चलाया गया था, स्टार्ट किया गया था, वो कहाँ से स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट हुआ था आपका साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है और डांडी तक जाता है। और डांडी में जाकर के गांधी जी ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से मिल करके वहाँ पे समुद्री पानी से नमक को बनाया और नमक कानून को तोड़ने का काम चालू किया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आंसर 30, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है ऐसे क्वेश्चन। सर कोमल को क्या करेगी, वैसे बी ऑनर्स पॉलिटिकल या फिर हिस्ट्री? शायद वो हिस्ट्री लेगी, क्योंकि पोल साइंस उसके पास है नहीं। और सर मैं क्या लूँ? तुम्हें पढ़ने में इजी कौन सा लगता है, हिस्ट्री या जियो या इको? क्योंकि तुम्हारे पास तीनों ऑप्शन है ना। इको आसान है। देखो हाँ। भाई, अब मैं कह दूं कि आसान है कठिन है, ये कहना आम बात नहीं है। यस सर। रुको थोड़ा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहता है कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट जो ये चालू किया गया था, ये चालू क्यों किया गया? तो ये रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मेसर्स एंड द अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के खिलाफ चालू किया गया था। अभी तक हमने ज़्यादातर जो किताबें पढ़ी है उसमें से केवल हम लोग को इतना ही समझ में आया है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया गया था वो केवल और केवल जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण चालू किया गया था। ज़्यादातर लोगों को यही पता रहता है, लेकिन 3 कारण थे। पहला तो ये था कि रॉलेट एक्ट के कारण चालू किया गया था, दूसरा कारण था जलियांवाला बाग था, और तीसरा कारण था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था। ये 3 कारण के कारण हमने यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था, 1920 के टाइम में स्टार्ट किया था। ठीक है। यस सर। इसी समय आपको पता है खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था 1920 में ही। तो गांधी जी करते हैं क्या, गांधी जी कपल कर लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ जुड़ जाते हैं। नाइट ए पॉपुलर मूवमेंट थ्रू द हिंदू मुस्लिम पार्टिसिपेशन टुगेदर अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर। और ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें हिंदू और मुस्लिम मिल करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करना चालू कर देते हैं। इन्होंने स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट को पॉपुलर बनाया, जिसमें से इनके द्वारा बड़ी मात्रा में पिकेटिंग किया गया और फॉरेन गुड्स का भी बाइकआउट किया गया और स्वदेशी को अपनाने पर फोकस किया गया। पीपल ने यहाँ के लॉ को डिनाई कर दिया, मानने से मना कर दिया। ट्राइबल्स पीपल वायलेट फॉरेस्ट लॉ। जो ट्राइबल्स पीपल थे उन्होंने जंगलों में घुस करके लकड़ी को काटना चालू कर दिया और अपने अकॉर्डिंग उनको बसाना चालू कर दिया। ट्रेडर, फार्मर, वर्कर ज्वाइन इन द मूवमेंट, मतलब कि समाज का हर वर्ग इसके साथ जुड़ रहा था और ये कॉलोनियल पावर के खिलाफ बहुत बड़ी मात्रा में काम कर रहा था। ही बिकम पीपल लीड बाय इनिशियल इनिकेशंस एंड द सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप पर नियंत्रण रखा करते थे और इनका मानना ये था कि हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। गांधी जी इमर्ज एन अनडिस्प्यूट लीडर। गांधी जी जब वो डेवलप हुए तो ये एक अनडिस्प्यूट, इनके खिलाफ कोई विद्रोह या कोई विवाद पैदा नहीं हुआ था। सॉ द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, और ब्रिटिश पावर के फाउंडेशन के को हिला कर रख दिया इस मूवमेंट के द्वारा। इट वाज द ट्रेनिंग ऑफ द सेल्फ रूल, इसमें कहा गया स्वशासन, आप अपने खुद के शासन को लाने के लिए इस प्रकार की ट्रेनिंग को चालू किया गया था और यही था आपके पास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। तो एक बार सारे पॉइंट को देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए।
गांधी जी ने अंग्रेजों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया। 1930 की नमक यात्रा के संदर्भ में इस कथन को स्पष्ट करें। तो बात सामान्य सी है कि जब कोई किसी के जिस्म पर नमक छिड़केगा तो जलन तो महसूस होने वाली है। वही बात यहाँ भी हुआ। महात्मा गांधी लीड अ मार्च टू ब्रेक वन ऑफ द मोस्ट वाइडल disliked law in the British India, which gave the state a monopoly in the manufacturing and sale of salt। अर्थात नमक के बनाने और बेचने के मोनोपोली के खिलाफ ब्रिटिश सरकार के इस प्रकार के रवैये को महात्मा गांधी ने तोड़ दिया। His speaking on the salt monopoly was another illustration of गांधी जी tactile wisdom। तो इनके द्वारा बड़ी मात्रा में गांधी जी के द्वारा विजडम अर्थात सोल्ट की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया और एक नए साम्राज्य की स्थापना की। मोबिलाइज अ वाइडर डिस्कनेक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अर्थात इनके द्वारा मोबिलाइज किया गया बहुत बड़ी मात्रा में ब्रिटिश रूल को तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा आश्रम से आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम, यहाँ से ये स्टार्ट करते हैं और समुद्र तक जाते हैं और जाने के बाद इन्होंने नमक लॉ को तोड़ा। इनके बाद पैरेलली इसी प्रकार के और भी लॉ, इसी टाइप के और भी कानून भारत के अलग अलग हिस्से में तोड़ा गया, कंडक्ट करवाया गया, जिसमें स्वराज हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख ऐसे कई से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में नमक कानून के खिलाफ विद्रोह करते हैं। इसकी यदि बात करते हैं तो दीज आर द स्टेप टुवर्ड द स्वराज, और इसका जो मेन कदम था वो स्वराज को प्राप्त करना था। महात्मा गांधी गॉट वर्ल्ड अटेंशन एट द अमेरिकन न्यूज मैगजीन। इनके द्वारा इस प्रकार के किए गए काम को अमेरिका के न्यूज़ मैगजीन ने अटेंड किया, मतलब कि वहाँ के लोग यहाँ पर आए और गांधी जी के इस अनशन को या इस मूवमेंट को दांडी मार्च को उन्होंने रिपोर्ट किया, जिसे टाइम कवर इन द इवेंट। और इनके द्वारा जो ये काम किया गया था उनके टाइम कवर पर, मतलब कि उनके जो किताब थी अमेरिकन न्यूज मैगजीन टाइम के कवर पेज पे छापा गया। कहता है इट वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज इन द विच वुमेन पार्टिसिपेट इन द लार्ज नंबर। ये पहला बार था जब महिलाओं ने बड़ी मात्रा में मिल करके इसमें पार्टिसिपेट किया था। फोर्स अपॉन द ब्रिटिश इन रियलाइजेशंस देयर राज वुड नॉट लास्ट फेवर्स। तो ब्रिटिश सरकार के जो इस प्रकार का रूल हुआ करता था उन्हें रियलाइज हो गया कि अब हमारा जो शासन है वो अंतिम होने वाला है। एवरी स्टार्ट द पीपल ज्वाइन द रिवोल्ट। हर एक व्यक्ति इसमें शामिल हो रहा था, स्टूडेंट, लॉयर, ऑफिशियल, पेजेंट्स, वर्कर, मतलब कि समाज के जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे सभी इसमें शामिल हो रहे थे। इस प्रकार से जो मूवमेंट था सॉल्ट मार्च मूवमेंट, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन के सामने उभर के आता है। तो एक वैसे पूरा पढ़ लो। हो गया? यस सर। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन और भी हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो और इसमें है उस क्वेश्चन को तुम खुद एक बार ट्राई करना, और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। जैसे कि गांधी के स्तूपा वाला तुम बना सकती हो, महायान और हीनयान वाला तुम बना सकती हो। इसको तुम लिख के देखना कि लिख के तुम कितना बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। तो जो जो क्वेश्चन और तुमसे बन जाते हैं ना वो क्वेश्चन तुम ट्राई करना। 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए बनाने के लिए, ये सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखना कि तुमसे कितने बनते हैं और नहीं बनते हैं। जो नहीं बनेंगे ना वो 7 तारीख से तुम्हारे कल सुबह कर दूंगा, 9:30 से कर दूंगा, 9:30 से 11 तक पढ़ लेंगे, 11:30 तक पढ़ लेंगे और सुबह के टाइम हम ख़त्म कर लेंगे उसको, ठीक है? सर कल से क्लास है सुबह? कल से नहीं, परसों से, क्योंकि कल तक हो सकता है कि 10th वाले टपक सकते हैं सुबह सुबह। 7 तारीख को एग्ज़ाम है ना 10th वालों का, SST का। तो सोच रहा हूँ 7 तक खामा रिस्क लेने से फ़ायदा नहीं है, तो सोच रहा हूँ कि 7 तक देख लेता हूँ उन लोगों को। यदि कोई 6 तक यदि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो ठीक ठाक है, नहीं तो फिर 7 तारीख को हम सुबह क्लास रखेंगे 9:30 से लेकर के 11 बजे तक।
सुबह का काम खत्म कर लेंगे ना, सुबह थोड़ा हल्का हो जाता है पढ़ने पे, और तुम दिन भर फिर आराम से फिजिकल और होम साइंस पढ़ सकती हो।